आज हम बात करेंगे कि भारत आ रहा है दुनिया का सबसे ताकतवर भारत आ रहा है दुनिया का सबसे ताकतवर भारत की जीडीपी 2.5 गुना है। इसकी वैल्यू क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे आपको पता है कि जो है ये अंबानी जी, ये जो है चीन के राष्ट्रपति और ये अमेरिका के जो बाइडन हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पे अगर हम बात करें तो एशिया के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी का 3 दिवसीय भव्य प्री वेडिंग कार्यक्रम गुजरात में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए जामनगर के रिलायंस ग्रीन में 1 से 3 मार्च तक एक भव्य संगीत समारोह होने वाला है। अनंत अंबानी की शादी बिजनेसमैन वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट से होने जा रही है। उनकी शादी इस साल की सबसे चर्चित शादियों में से एक है। अब आगे बात करें तो गुजरात के जामनगर में भव्य कार्यक्रम जो होने वाला है, वहाँ जामनगर स्थित रिलायंस टाउनशिप में प्री वेडिंग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में बॉलीवुड के सितारे और क्रिकेट पहुंचेंगे। अतिथियों के लिए होटल बुक कर लिए गए हैं और ज़्यादातर मेहमानों को रिलायंस टाउनशिप में ही ठहराया जाएगा। बॉलीवुड के सितारे और क्रिकेटर मुंबई में जामनगर हवाई मार्ग से पहुंचेंगे, जहां से उनको रिलायंस टाउनशिप ले जाया जाएगा। अनंत अंबानी और राधिका की शादी 12 जुलाई को मुंबई में होगी। उससे पहले 1 से 3 मार्च तक 3 दिनों के लिए अंबानी एस्टेट में प्री वेडिंग का आयोजन किया जाएगा। दुनिया भर से जुटेंगे मेहमान। जामनगर में अनंत और राधिका की प्री वेडिंग में शामिल होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेहमान भी आएंगे, इसीलिए जामनगर को सजाया जा रहा है। यही नहीं, मुंबई स्थित मुकेश अंबानी के एंटीलिया में भी एक आधिकारिक समारोह होगा, लेकिन मीडिया को इससे दूर रखा जाएगा। गौर मतलब है कि अनंत और राधिका की सगाई 2022 में राजस्थान जो है के श्रीनाथ जी मंदिर में हुई थी। जामनगर में अंबानी परिवार का पुराना रिश्ता अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन 1 मार्च से गुजरात में शुरू होगा। इस फंक्शन में जो है अरिजीत सिंह, प्रीतम जैसे बॉलीवुड सितारे परफॉर्म करेंगे। प्री वेडिंग फंक्शन के लिए जामनगर शहर को चुनने की खास वजह है। इस शहर में अंबानी परिवार का पुराना लगाव जामनगर में अंबानी परिवार का पुराना आवास है। अंबानी की शादी की गेस्ट लिस्ट में उनके नाम अतिथि सूची में माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स, मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई, वाल्ट डिज्नी के सीईओ बॉब इगर, ब्लैक रॉक के अध्यक्ष लैरी फिक, ब्लैकस्टोन के संस्थापक स्टीफन श्वार्ज़मैन, मैक्सिकन व्यवसायी मैग्नेट कार्लोस स्लिम, सऊदी अरामको के अध्यक्ष यासिर अल रुमैयान, मॉर्गन स्टैनली, टेड पिक, बर्कशायर हैथवे के उपाध्यक्ष अजीत जैन, इवांका ट्रंप, शांतनु नारायण, भूटान के राजा और रानी, कतर के पीएम मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी और WFF के अध्यक्ष क्लास श्वाब शामिल हैं। टाटा समूह के N चंद्रशेखर, कुमार मंगलम बिड़ला और उनका परिवार, गौतम अडानी और उनका परिवार, गोदरेज परिवार, नंदन नीलेकणी, संजीव गोयनका, रिशद प्रेमजी, उदय कोटक, आधार पूनावाला, सुनील मित्तल, पवन मुंजार, रोशनी नादर, निखिल कामत, रोनी स्क्रूवाला और दिलीप संघवी सहित भारतीय व्यापारिक नेता भी उपस्थित होंगे। सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, रोहित शर्मा, KL राहुल, हार्दिक और कुणाल पांड्या और ईशान किशन जैसे खेल दिग्गज इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मनोरंजन उद्योग का प्रतिनिधित्व जो है अमिताभ बच्चन का, रजनीकांत, अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान और सैफ, माधुरी दीक्षित और डॉक्टर श्रीराम नेने करेंगे। कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ पावर कपल जो है अभिषेक ऐश्वर्या, अजय देवगन, काजोल, रणवीर आलिया और विक्की कटरीना भी उपस्थित होंगे। करण जौहर भी मौजूद रहेंगे। अब हम आगे अगर बात करें हम कि एलन मस्क, बर्नार्ड अर्नाल्ड, जेफ बेजोस, बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग
समेत आप अपने दुनिया के कई जो है दौलतमंद शख्सियत का नाम सुना ही होगा। आपने जो है इतने लोगों के नाम सुना होगा, लेकिन इनमें भी बड़ा एक और नाम है जिसके बारे में लोग अभी तक ज़्यादा नहीं जानते होंगे। यह शख्स दुनिया के करोड़ों लोगों का पैसा मैनेज करता है। वो कौन है? दुनिया का लगभग हर बड़ी कंपनी में इनकी हिस्सेदारी है। ये भी कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया की दौलत के कुछ हिस्से पर इस आदमी का जोर चलता है। वो जहाँ चाहे, जैसे चाहे वैसे पूरी दुनिया के शेयर बाजार को घुमा सकता है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका स्थित मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी जो ब्लैक रॉक इंक के फाउंडर की। ये दुनिया की जो है सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट 9.43 ट्रिलियन है भारतीय रुपयों में। ये रकम लिखना भी आसान नहीं, उच्चारण करना तो और भी मुश्किल है। जैसे कुल रकम जैसे 78 लाख करोड़ से अधिक रुपए होगी। हैरानी की बात तो यह है कि आंकड़ा अमेरिका की जीडीपी का लगभग आधा है और अन्य कई देशों की जीडीपी का कई गुना, इतना ज़्यादा कि पाकिस्तान जैसे 50 देशों की जीडीपी कम पड़ जाए। तो कौन है जो लैरी फिंक? वो ब्लैक रॉक इंक दुनिया की सबसे पावरफुल इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी 1988 में लैरी फिंक ने इसकी नींव रखी थी। शेयर मार्केट में गहरी रुचि के चलते हुए इस सेक्टर में आ गए और उन्होंने ऐसा मुकाम जो है हासिल किया कि जिसकी कल्पना उन्होंने कभी सपने में भी नहीं करी होगी। ब्लैक रॉक की हैसियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि दुनिया भर के कुल शेयरों और बॉन्ड्स का 10% यह कंपनी संभालती है। दुनिया की हर बड़ी कंपनी में इसका हिस्सा है, इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा शैडो बैंक यानी कि बिगेस्ट शैडो बैंक भी कहा जाता है। इनका जो मैनेजमेंट कारोबार है वो कैसा है? तो दरअसल एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी AMC ऐसी फर्म होती है जो क्लाइंट से मिले सामूहिक फंड्स को शेयर बाजार या अन्य सेक्टर में निवेश करती है। अचल संपत्ति, बांड और स्टॉक आदि शामिल है। हालांकि ऐसे जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी को मिलने वाला पैसा क्लाइंट्स का होता है। म्यूचुअल फंड कारोबार एसेट मैनेजमेंट के अंदर आता है। मार्केट कैप के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल में ब्लैक रॉक की 6.5% हिस्सेदारी है। फेसबुक में जो है 6.5%, JP मॉर्गन चेज में 6.5% और डाइचे बैंक में 4.8% हिस्सेदारी है। गूगल की पेरेंट कंपनी जो अल्फ़ाबेट इंक में भी ब्लैक रॉक का 4.48 स्टैक है। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार अप्रैल 2022 में लैरी फिंक की कुल संपत्ति $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ऐसे ही जो हम और बात करें तो लैरी फिंक जो हैं वो ब्लैक रॉक के संस्थापक हैं, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1952 को जो है यान न्यून कैलिफोर्निया USA में एक जीयू परिवार में हुआ था। लैरी बेहद सामान्य परिवार के थे। उनके पिता जूते की दुकान चलाते थे और उनकी माँ एक शिक्षिका थी। लैरी ने जो है पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन 1974 और रियल एस्टेट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर फाइनेंस में नौकरी की। इनकी बात अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। जो है कि तीनों के करियर की राहें जो है एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थी, लेकिन असल में लैरी फिंक के लिए इससे कोई समस्या पैदा नहीं हुई और उनका करियर बहुत अच्छा रहा। लैरी ने एक निवेश बैंक द फर्स्ट बोस्टन कॉर्पोरेशन में 1976 में काम करना शुरू किया। प्रदर्शन बहुत अच्छा था और लैरी की निवेश बैंक में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसने 1976 में 1986 के बीच $1 बिलियन से अधिक की कमाई की थी। लैरी ने अपने अच्छे प्रदर्शन से अमेरिका के निवेश बाजार से बहुत अच्छा नाम कमाया था। लोग उन्हें एक महान नेता के रूप में देखने लगे। फिर 80 के दशक की शुरुआत में कंप्यूटर का उपयोग बढ़ने लगा और लोग व्यापार और निवेश के लिए वैज्ञानिक कैलकुलेटर की जगह कंप्यूटर लेने लगे। इसका कारण यह था कि कंप्यूटर वैज्ञानिक कैलकुलेटर की तुलना में अधिक सटीक थे। लेकिन फिर भी ये ऐसी मशीन है जो इंसान के आदेश पर काम करती है और कुछ ऐसा ही होता है। वो जो है 1986
तक बैंक में सफल रहे। अचानक ब्याज दरों के बारे में उनकी गलत भविष्यवाणी के कारण उनके दिमाग को $10 करोड़ का नुकसान हुआ। इस नुकसान के लिए लैरी फिंक को जिम्मेदार माना जाता है, जिसके कारण उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। लैरी की इस गलती के कारण मार्केट में उनकी छवि खराब हो जाती और कोई भी उनके साथ काम करने को तैयार नहीं होता। अब अपने ज्ञान और अपने काम के अनुभव के साथ लैरी अब कुछ करने में सक्षम थे। वह अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर नया काम करने की तैयारी करने लगते हैं। वो अपनी खुद की कंपनी स्थापित करने का फैसला करते हैं। एक दिन वो एक निवेश फर्म शुरू करने का फैसला लेते हैं, लेकिन उनके लिए लैरी को वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, जिसके लिए लैरी अपने विचार के साथ ब्लैक स्टोन कंपनी के साथ स्टीव स्क्वार्म के पास फंडिंग के लिए जाते हैं। स्टीव स्क्वार्म को लैरी की मदद पाने का विचार पसंद आया और स्टीव की कंपनी ब्लैक स्टोन के फिंक के साथ पार्टनरशिप की और $50 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। धीरे धीरे काम चल रहा था, लेकिन बड़ा हाथ काम इन्हें तब मिला जब जनरल इलेक्ट्रिक जीई के सीईओ जैक वेल्च के पास कई ऐसे एसेट फंसे हुए थे जो कि किसी भी समझ से परे थे। लैरी फिंक को बुलाया गया तो उन्होंने इस समस्या को सुलझा दिया। इस काम की बदौलत लैरी का नाम मार्केट में छा गया। जीई ने भी कई काम लैरी की कंपनी को सौंप दिए। इस काम की शुरुआत करने के 5 साल में ही लैरी $20 बिलियन संभालने लगे। हालांकि इसी के साथ लैरी फिंक ब्लैक स्टोन से अलग हो गए और ऐसे ब्लैक रॉक कंपनी स्थापना हुई। कहा जाता है कि लैरी को अलग करना स्टीव की सबसे बड़ी गलती माना जाता है। इस नई कंपनी ने लैरी फिंक ने पेंशन फंड का प्रबंधन भी करना शुरू कर दिया। ब्लैक स्टोन फिर अगर बात करें इस नई कंपनी में लैरी फिंक ने पेंशन फंड का प्रबंधन भी करना शुरू किया। ब्लैक स्टोन ग्रुप से अलग होने के बाद ब्लैक रॉक की ग्रोथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा और अक्टूबर 1999 में लैरी फिंक ने अपनी कंपनी का आईपीओ लॉन्च किया और ब्लैक रॉक को $900 मिलियन का वैल्यूएशन मिला। ब्लैक रॉक की इस ग्रोथ के पीछे लैरी लिंक की एक बहुत अच्छी रणनीति थी कि जिसे वो 1987 में अपने कर्मचारियों पर इस्तेमाल कर रहे थे। लैरी फिंक ब्लैक रॉक में सबसे अच्छे कर्मचारियों की नौकरी देते थे और वेतन के साथ साथ उन्हें कंपनी के लाभ भी देते थे। कंपनी के कुछ शेयर ऑफर करते थे। अब शेयरों में पार्टनरशिप होने के बाद कंपनी की ग्रोथ का सीधा फायदा कर्मचारी को होता था, जिसके कारण कर्मचारी अधिक समर्पण मतलब अपने काम के प्रति अधिक समर्पण थे। ठीक है, समर्पण के साथ कंपनी में काम करते थे। आज यह रणनीति कंपनी को सीधे मेटा और माइक्रोसॉफ्ट डीएस के माध्यम से संभालती है और वहाँ वे कंपनी के सीधे संचालित नहीं करते। वहाँ यह निवेश और फंड प्रबंधन के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से काम करती है। ये कंपनी कितनी ताकतवर है इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि चीन जैसे देश में जहाँ ब्लैक रॉक यूट्यूब अपनी सेवा नहीं दे सकता, वहाँ ब्लैक रॉक पहली कंपनी है जो चीन के रियल एस्टेट और फंड मैनेजमेंट मार्केट में अपनी सेवा प्रदान करती है। साल 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण बड़ी कंपनियां सकते में थी, तो अमेरिका की सरकार ने ब्लैक रॉक का सहारा लिया। हालांकि यह कहा जाता है कि क्राइसिस की जड़ में ब्लैक रॉक ही थी। इसके बाद जब 2020 में कोरोना महामारी के कारण जब बॉन्ड मार्केट पूरी तरह हिल गया, तो एक बार फिर से ब्लैक रॉक ने स्थिति संभाली थी। अगर हम बात करें तो साल 2008 में दुनिया में आर्थिक हाहाकार मचा हुआ था। दुनिया की कई बैंक दिवालिया हो गई थी। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी दिवालिया होने के कगार पर आ गया था। तब अमेरिकी सरकार ने लैरी फिंक ने इस संकट से उबारने की रणनीति बनाने
को कहा और वो उसमें सफल हुई। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इस संकट को लाने वाले लोगों में एक लैरी फ्रिंक ही थे। इसके बाद जब 2020 में कोरोना महामारी के कारण जब बॉन्ड मार्केट में बुरी तरह हिल गया तो एक बार फिर ब्लैक रॉक ने स्थिति संभाली थी। कहा जाता है कि लैरी फ्रिंक वह शख्स हैं जो नुकसान में फ़ायदा कमाना और दूसरों को कमाना जानते हैं। यही है लैरी फ्रिंक। ठीक, ये फिर इन्होंने जो है अगर बात करें तो फिंक ब्लैक रॉक रिस्क इवोल्यूशन और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम तहत एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेकर आया जिसमें जो है 5000 कंप्यूटर एक साथ जो है 24/7 काम करते थे और इंजीनियर्स, मैथमेटिशियंस और डेवलपर्स के एक ग्रुप द्वारा निगरानी की जाती है। ब्लैक रॉक सॉफ्टवेयर लाखों डेली डील्स को ट्रैक कर सकता है और अपने कस्टमर्स की स्टॉक होल्डिंग्स एनालिसिस कर सकता है। इस सिस्टम का नाम जो है अलादीन रखा गया। यह टेक्नोलॉजी ऐसी हर उस चीज़ को ट्रैक नहीं कर रही थी जो मार्केट के लिए ख़राब हो सकती थी। जो है अलादीन अब कुल 21 ट्रिलियन डॉलर के असेट्स को मैनेज कर रहा है। पूरी दुनिया में फैली है नेटवर्क। लैरी फिंक ने अरबपति बनने की कहानी अपने दिल में अनोखी, मतलब जो है लैरी फ्रिंक ने जो है अरबपति बनने की कहानी अपने आप में अनोखी है। अगर देखें आज इनके क्लाइमेट में गूगल, फेसबुक, अंबानी, अडानी, टाटा, माइक्रोसॉफ्ट अब शामिल हैं और बात करें तो और अमेरिका से लेकर कई देशों की सरकार का जो है मनी मैनेजमेंट भी इनके ही हाथों में होता है। चाहे चुनाव हो या कोई और बड़ा इवेंट, लैरी की कंपनी ही सारा काम मैनेज करती है। बदले में उन्हें मोटा कमीशन मिलता है। ब्लैक रॉक का कारोबार 36 देशों में फैला है और जहां पर उसकी 70+ ब्रांच है जिनमें से 19,000 से ज़्यादा जो है एम्प्लॉय काम करते हैं। ब्लैक रॉक के पास 4,973+ कंपनियों के शेयर हैं। ब्लैक रॉक फाइनेंशियल एडवांस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और दूसरे सॉल्यूशन के साथ रिटेल और कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स को भी सर्विस प्रोवाइड करता है। कंपनी ने अपने कस्टमर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फेडरल रिजर्व, ट्रेजरी, सुपर नेशनल और अन्य सरकारी एजेंसियां, टैक्सेबल जो है एंटिटीज जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट फर्म कंपनियां और थर्ड पार्टी फंड बैकर और स्मॉल इन्वेस्टर्स शामिल है। टैक्स फ्री एंटिटी जिसमें स्पेसिफाइड गेन और स्पेसिफाइड कंट्रीब्यूशन, रिटायरमेंट प्लान, एनजीओ, प्रतिष्ठान और विरासत भी शामिल हैं। फर्म ऑपरेशन के गोपनीय और सुरक्षित पहलू के कारण ब्लैक रॉक अपने पोर्टल पर जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अपनी यूजर की डिटेल को जो है रिवील नहीं करता। ब्लैक रॉक दुनिया भर को कवर करता है। अमेरिका, एपीएसी, यूरोप जो है मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कई इलाकों की कंपनियों के लिए काम करती है। अलग अलग महाद्वीप उनके लिए आय का स्रोत हैं। अगर उन्हें दुनिया के एक कोने से नुकसान होता है तो दूसरे कोने में मुनाफा कमाकर उनकी भरपाई कर लेते हैं। और एक बात महत्वपूर्ण है कि ब्लैक रॉक भविष्य की संभावनाओं को देखकर ही निवेश करता है। कंट्रीज ऐसी है जो डेवलपिंग स्टेज में हो और उनकी इकोनॉमी फ्यूचर काफ़ी रिलायबल है, जिसमें एक कंट्री इंडिया भी है जहां पब्लिक और गवर्नमेंट फंड्स के जो है साइज बहुत बड़े हैं। अब हम सब ने आज तक शायद एक भी बार इनका नाम नहीं सुना होगा। आज आपकी इन्वेस्टमेंट और पॉलिसीज़ का एक ऐसा रिटर्न होगा वो काफ़ी हद तक इस आदमी पे डिपेंड करता है। वर्ल्ड की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा आज ब्लैक रॉक के डिसीजन पे चल रहा है और उनका एक गलत डिसीजन बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो अगर हम बात करें तो इनके बारे में हमने बता दिया। यही है वो शख्स जो है दुनिया की बहुत ज़्यादा जो है, ये कौन है? लैरी फिंक। ये कौन है? लैरी फिंक। ठीक, ये है
वहाँ से। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।